हेलो स्टूडेंट्स, आप IIT JEE एंड नीट की तैयारी कर रहे होंगे एंड साथ में 11th एंड 12th अकेडमिक की भी तैयारी कर रहे होंगे फिजिक्स में। तो आइए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक लकड़ी का प्लांक है, लकड़ी का पटरा है, इसका लेंथ L है। L लेंथ का ये लकड़ी का पटरा है, इसको प्लैंक बोलते हैं। इसके वन एंड पर एक मेढक बैठा हुआ है, फ्रॉग। वन एंड पर एक मेढक फ्रॉग बैठा हुआ है। ये जंप करके अदर एंड पे जाना चाह रहा है, दूसरे एंड पर जाना चाह रहा है। बट कंडीशन ये है कि ये प्लैंक मीन्स लकड़ी का पटरा जो है स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही फ्रॉग जंप करेगा वैसे ही ये पटरा मीन्स लकड़ी का प्लैंक जो है पीछे भागने की कोशिश करेगा और इस तरह से ये फ्रॉग जो है इस एंड पर आकर के पहुंच जाएगा। तो इस फ्रॉग का मिनिमम टेक ऑफ स्पीड, यहाँ से जंप करने का मिनिमम टेक ऑफ स्पीड आपको बताना है। दिया हुआ है फ्रॉग का मास इज इक्वल टू प्लैंक का मास। ये जो फ्रॉग का मास है और ये लकड़ी का जो पटरा है, दोनों का मास आपस में बराबर है और स्मूथ सरफेस पर ये पटरा रखा हुआ है। पटरे के वन एंड पर फ्रॉग बैठा हुआ है, इसको जंप करके अदर एंड पे पहुंचना है। जैसे ही जंप करेगा पटरा पीछे की तरफ भागेगा और ये इस एंड पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसका स्पीड v की वैल्यू मिनिमम स्पीड बताना है। अगर एक खास स्पीड से ज्यादा ये स्पीड होगा तो इस एंड से बाहर चला जाएगा। कंडीशन ये है कि इसी एंड पे पहुंचना है, इसलिए वो मिनिमम स्पीड क्या है जिससे ये यहाँ से जंप करके इस स्पीड पे आ जाए और ये पटरा भी पीछे की तरफ भाग जाए, निकल जाए। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कंडीशन ध्यान दीजिए, फ्रॉग का मास इस पटरे के मास के प्लैंक के मास के बराबर है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम बना हुआ है, जैसे ही फ्रॉग जंप करेगा तो ये प्लैंक इस तरह से पीछे की तरफ भागेगा और इस कंडीशन में इस एंड पर फ्रॉग आकर के जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा फ्रॉग का पोजीशन। तो ये जंप किया यहाँ से और यहाँ आकर फ्रॉग लैंड कर गया, तो ये डिस्टेंस x होगा और टोटल लेंथ प्लैंक का L है, तो ये लेंथ हो जाएगा L माइनस x। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन को हम अप्लाई करते हैं। लेट प्लैंक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ स्पीड u। प्लैंक जो है u स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है। तो प्रश्न बताया गया है कि प्लैंक का मास मीन्स पटरे का मास और फ्रॉग का दोनों का मास इक्वल है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका इस दिशा में कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा v cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन मास ऑफ फ्रॉग एंड मास ऑफ प्लैंक दोनों इक्वल है। तो प्लैंक का मास इनटू प्लैंक का स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में माइनस इस दिशा में फ्रॉग का स्पीड है, तो इस दिशा में अगर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m मास ऑफ फ्रॉग इनटू v cos थीटा। जंप करने के पहले टोटल मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो m u इक्वल टू v cos थीटा मीन्स u इक्वल टू v cos थीटा। तो अब देखते हैं x डिस्टेंस कवर करने में फ्रॉग को t टाइम लगता है, तो t इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा x एंड u इंटू t इक्वल टू हो जाएगा L माइनस x। क्योंकि t टाइम में जितना डिस्टेंस फ्रॉग x जाता है उतने ही टाइम में प्लैंक पीछे की तरफ आएगा। तो u इंटू t प्लैंक का इधर बैक डायरेक्शन में स्पीड है, u इंटू t इक्वल टू L माइनस x होगा और v cos थीटा इंटू t इक्वल टू x होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि
u इक्वल टू वी कॉस थीटा है, तो इसलिए v कॉस थीटा को हम u लिखेंगे, u इंटू टी इक्वल टू एक्स। तो ये भी x इसके बराबर है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। प्रश्न में देख लीजिए फिर से, v कॉस u इक्वल टू वी कॉस थीटा, और v कॉस थीटा इंटू टी फ्राग का स्पीड है, और फ्राग x डिस्टेंस कवर करता है, तो v कॉस थीटा इंटू टी इक्वल टू एक्स। एंड प्लांक जो है पीछे की तरफ u स्पीड से जा रहा है, जितने टाइम में फ्राग इधर जाएगा उतने टाइम में ये बैक डायरेक्शन में आएगा, तो u इंटू टी इक्वल टू एल माइनस एक्स होगा, एंड v कॉस थीटा इक्वल टू u, तो u t इक्वल टू एक्स। इसलिए ये और ये लेंथ दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं, ये भी u t के बराबर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, l माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, l माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू l, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू l बाई 2। तो हमने x निकाल लिया। फ्राग जो है प्लैंक के हाफ लेंथ को कवर करेगा और हाफ लेंथ बैक डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा, इस प्रकार फ्राग जो है अदर एंड पे पहुंच जाएगा। वंस मोर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मास ऑफ प्लैंक इंटू प्लैंक का अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस मास ऑफ फ्राग इंटू वी कॉस थीटा, फ्राग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल टू 0, क्योंकि जंप करने के पहले मोमेंटम 0, तो बाद में भी लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। यहाँ से u इक्वल टू वी कॉस थीटा, टी टाइम में फ्राग इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वी कॉस थीटा इंटू टी इक्वल टू एक्स, ये फ्राग का रेंज होगा, और u इंटू टी बैक डायरेक्शन में प्लांक का जो स्पीड है u इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा l माइनस एक्स, क्योंकि प्लांक इतना डिस्टेंस बैक दिशा में जा रहा है। v cos थीटा u के बराबर है, इसलिए ये भी ut हो जाएगा, तो ut आपस में बराबर, इसलिए x और l माइनस एक्स आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू l बाई 2, l बाई 2 डिस्टेंस फ्राग जंप कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने फ्रॉग का जंपिंग रेंज निकाल लिया। फ्रॉग जो है जंप करके जो रेंज फ्रॉग ने कवर किया है x इक्वल टू एल बाई 2, और ये रेंज हो जाएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहाँ से हमें v चाहिए, तो v इक्वल टू हो जाएगा एल बाई 2 इंटू जी बाई साइन 2 थीटा का रूट वैल्यू v मिनिमम होना चाहिए, और v मिनिमम साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और ये वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे में v की वैल्यू हो जाएगा gl अपॉन 2 का रूट वैल्यू। दिस इज द मिनिमम स्पीड। इस मिनिमम स्पीड से अगर फ्रॉग जंप करेगा तो प्लैंक के इस एंड पर मीन से यहाँ पे पहुंच जाएगा। हम समझते हैं कि आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू g और l का दिया रहेगा, तो इसको रखकर इसमें आप सॉल्व कर लेंगे। लेट l इक्वल टू 5 मीटर, इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो ये 5 है, g की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 5 बाई 2, 5 इंटू 5 रूट वैल्यू, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो कंडीशन के अनुसार जैसे जैसे एल की वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे वी मिनिमम की वैल्यू चेंज करेगा। अगर यार हमने 5 मीटर लिया हुआ है तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मिनिमम स्पीड से फ्रॉग जंप करेगा तो इस एंड पर पहुंच जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए अब कुछ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। एक और मजेदार क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है और अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। ये हमारा सीलिंग है। इस सीलिंग से एक रॉड, मासलेस रॉड में M4 हैंग किया गया है। फिर ये 3x ये लेंथ x है, तो ये 3x लेंथ है। यहाँ पर फिर से एक
मास M3 को हैंग किया गया है, ये x है, ये हो गया आपका 3x। फिर यहाँ एक x डिस्टेंस पर M2 मास को लिया गया है और यहाँ पर 3x डिस्टेंस पर एक मास M1 हैंग किया गया है। तो हम समझ पा रहे हैं कि इसको आप समझ रहे होंगे। तो ये है आपका M3, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, ये 3x है, ये x है, ये 3x है, ये x है, ये 3x है। इस प्रकार ये सारे रॉड्स जो हैं मासलेस हैं, मासलेस रॉड्स और इक्विलिब्रियम में हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आपको दिया हुआ है M4 = 48 kg, M1 निकालना है कितना केजी का होगा। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग से मासलेस रॉड्स के द्वारा प्रत्येक रॉड, ये वाला पोर्शन x है तो ये 3x है, ये वाला x है तो ये 3x है, ये x है तो ये 3x है। मासलेस रॉड से M4, M3, M2 और M1 मास रखे गए हैं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रॉड्स मासलेस हैं। M4 की वैल्यू 48 kg है, तो आपको M1 का वैल्यू निकालना है, ये कितने केजी का है निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, टॉर्क मेथड लगाएंगे, टॉर्क मेथड। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका वेट होगा M2G और इसका वेट होगा M1G। ये इसके अबाउट अगर टॉर्क लेंगे तो ये हो जाएगा M2Gx = M1G × 3x, ये 3x है तो M1G × 3x। इस दिशा में टॉर्क लगाएगा और ये इस दिशा में टॉर्क लगाएगा, इसलिए दोनों अपोजिट दिशा में होंगे। तो इसको यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा M2Gx - M1G × 3x = 0। इसके बाद टॉर्क लेंगे तो ये इस दिशा में टॉर्क और ये इस दिशा में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो M2G × x = M1G × 3x। तो यहाँ से हमें मिलेगा M2 - 3M1 = 0। तो M2 = हो गया 3M1। तो हमने M2 निकाल लिया, M2 3M1 के बराबर है। अब नेक्स्ट आगे मैं देखता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम समझते हैं, आपने इसको समझ लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब यहाँ पर इसमें और इसमें टॉर्क हम देखेंगे। तो यहाँ पर मास M3G × x = इस साइड का टोटल मास, M2 3M1 है और M1 है तो ये 4M1 हो जाएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है M2 3M1, तो टोटल मास इस साइड हो जाएगा 3M1 + M1, 4M1 × 3x। तो हो जाएगा 4M1 × 3x × G, वेट × डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे, M3 = हो जाएगा 12M1। तो M3 निकल गया 12M1। ध्यान से देखिए। इसके बाद टॉर्क लेंगे, इसके बाद टॉर्क ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। टोटल मास यहाँ M3 × G × x, यहाँ पर हो जाएगा टोटल मास M2 + M1 मीन्स 3M1 + M1 4M1 × 3x × G। तो ये टॉर्क मेथड से यहाँ पर M3 = आ गया 4M1। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं M3 = 12M1 निकल गया। अब यहाँ पर आ जाएगा M4 × G × x = इस साइड का टोटल मास, ये हो गया 12M1 और ये हो गया टोटल इधर 4M1। तो 12 और 4 16M1। यहाँ पर जो टोटल मास हैंग किया है वो 16M1 है। ये हो जाएगा 16M1 G × 3x, टोटल वेट × डिस्टेंस 3x।
ये इस दिशा में टॉर्क लगाएगा, इसके अबाउट ये इस दिशा में टॉर्क लगाएगा। वंस मोर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, m4 इंटू जी इंटू एक्स, इधर का टोटल मास ये हो जाएगा m3 12 m1 है और m2 3 m1 है और ये m1 है, तो m1 3 m1 4 m1 प्लस 12 m1 16 m1, तो यहाँ पर टोटल मास 16 m1 काम कर रहा है, तो 16 m1 का वेट इंटू 3x, ये टॉर्क इस दिशा में और ये टॉर्क इस दिशा में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर m4 इक्वल टू आ जाएगा 48 m1 और दिया हुआ है m1 जो है 48 kg, तो यहाँ पर 48 m1 इक्वल टू हो जाएगा 1 kg। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर m1 जो हैंग किया गया है उसका मास हो गया 1 kg। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ओलंपियाड में, IIT और मेडिकल के क्वेश्चंस में। हम नीट वाला पहले और भी एग्जाम होते थे मेडिकल के, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉर्क पर बेस्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।